और जो मैं आज टॉपिक डिस्कस करना जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक की हर अकाउंटेंट को जरूरत पड़ती है। बिना उस टॉपिक के नॉलेज के एक अकाउंटेंट आप कह सकते हैं कि अधूरा है। और वो टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है? आपको पता है हमारे यहाँ जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं ये सोच के बनाए जाते हैं कि हमारी जो एंटिटी है और हमारा जो ऑनर है वो बोथ आर सेपरेट एंटिटी, यानी बोथ आर डिफरेंट एंटिटी। तो सिमिलरली अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं कहीं तो बिजनेस और बैंक अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट यानी जो बैंक है, बैंक बोथ आर द सेपरेट एंटिटी। जब भी हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, चाहे कैश जमा करवाएं या किसी और बैंक से पैसे जमा कराएं, तो हमारे जो पैसा जमा होता है, जब हम डिपॉजिट करवाते हैं तो हमारे यहाँ कैश बुक में क्या होता है? आपको पता है कैश बुक में हम क्या करते हैं? कैश बुक विद बैंक कॉलम, उसमें क्या करते हैं? स्पेशली मैं 11th वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं। उसमें हम बैंक को क्रेडिट करते हैं। बैंक को आप क्रेडिट करते हैं कि डेबिट करते हैं, बताओ? क्योंकि अगर हम कैश जमा करा रहे हैं तो कैश तो हो जाएगा कम और बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक को करेंगे डेबिट, यहां क्रेडिट नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक इज ए पर्सनल अकाउंट है, बैंक इज ए रिसीवर, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिटेड। आपने 11th के पहले जनरल एंट्री रूल्स में पढ़ा होगा, रिसीवर को हम हमेशा डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। और सेकेंडली कैश क्रेडिट इसलिए होगा बिकॉज द कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। तो कैश जब बिजनेस बाहर जा रहा है तो वो इसलिए आपका क्रेडिट होगा, तो बैंक डेबिट हो गया। सिमिलरली जो हमारा पासबुक होती है बैंक के अंदर, जो पासबुक जब हम पासबुक बनाते हैं, यानी पासबुक कौन बनाता है? बैंक मेंटेन करता है। किस लिए मेंटेन करता है? कि वो हमारी ट्रांजेक्शन को नोट करता है। हमारी ट्रांजेक्शन में क्या, अगर हमने पैसे जमा कराए बैंक में तो बैंक हम डेबिट करते हैं अपना बैंक अकाउंट, बैंक वाला अपना अकाउंट यानी पासबुक को क्रेडिट करेगा। जब भी देखो आपने पैसे जमा करवाते हैं आपका मैसेज आता है। क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट। ये मैसेज आता है। जब भी आप पैसा निकालते हैं हम क्या करते हैं? जब भी हम पैसा निकालेंगे हम हमारा बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। या कोई एक्सपेंसेस हो डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंसेस के लिए पे किया हमने तो। सिमिलरली बैंक अकाउंट वाले क्या करेंगे? इसको हम तो क्रेडिट कर रहे हैं, बैंक वाले से डेबिट करेंगे। जब भी ध्यान रखो, जब आप यूपीआई में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई पे करते हैं, जैसे आपने कुछ आइसक्रीम खरीदी या किसी बैंक में जाके मतलब किराने की दुकान में जाके शॉपिंग करी, कुछ भी छोटी मोटी चीजें, आपने पिज्जा खाया, KFC में गए, अपने जो भी पेमेंट करते हैं आप यूपीआई से पे करते हैं और पे करते के साथ ही आपका मैसेज आता है योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस अमाउंट, विद दिस अमाउंट ऑफ रुपीज योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। तो ये अकाउंट यहाँ पे डेबिटेड हो जाता है। तो ऐसा क्या करते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन में? ऐसा क्या होता है कि हम बैंक में हमें जो बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत पड़ती है? बैंक रिकंसिलिएशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है हमें नहीं पता होती है, बैंक वाले को पता होती है। बैंक में तो वो डेबिट या क्रेडिट हो जाता है, लेकिन हमारे पास डेबिट और क्रेडिट नहीं होता। जब हम एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम बैलेंस देखते हैं, दोनों के बैलेंस में डिफरेंस होता है। दोनों के बैलेंस में डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि बैंक में कुछ एंट्रीज हो रखी है, हमारे यहाँ एंट्रीज नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ हमारे यहाँ एंट्री हो जाती है और बैंक वाले में नहीं होती है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हमने चेक इशू किया, वी इशूड ए चेक ऑफ रुपीज 10,000। हमने चेक इशू किया किसी कस्टमर को, हमने कस्टमर को चेक दिया, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और बैंक कब तक क्रेडिट नहीं होगा, यानी बैंक की कैश बुक में वो डेबिट कब नहीं होगा? कब तक डेबिट नहीं करेंगे? वो पैसा निकालने वाला कब तक डेबिट नहीं? हमने तो क्रेडिट कर दिया, वो कब तक डेबिट नहीं करेंगे? वो डेबिट कब तक नहीं करेंगे? जब तक वो चेक वहां पे प्रेजेंट नहीं हो जाता। अगर आपका चेक वहां प्रेजेंट हो जाता है, प्रेजेंट होने के बाद तभी आपका बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो ये लास्ट में यही चीजें जो हमें डिफरेंस मिलती है। हमने बहुत सारे चेक इश्यू किए लेकिन बैंक में तो प्रेजेंट हुए ही नहीं। बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए तो क्या हुआ? हमारे यहाँ से बैलेंस कम है और
बैंक अकाउंट में बैलेंस ज्यादा है, तो कैसे रिकंसिलिएशन होगा? तो ये रिकंसिलिएशन करना बहुत जरूरी है। ईयर एंड में रिकंसिलिएशन नहीं करेंगे तो वन ऑफ द बिग स्टेप इन द अकाउंटिंग क्लोजर, ये हमारे वन ऑफ द बिग स्टेप है जो अकाउंटिंग क्लोजर के लिए हमें बैंक रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। और इवन अगर तो सपोज करो मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा? एम्बेजलमेंट हो रहा है आपके अकाउंट्स में तो कैसे पता चलेगा? तो बैंक रिकंसिलिएशन पता चलेगा। आप बैंक अपनी एंट्री चेक कर रहे हैं, सपोज चेक इश्यू करके उसने दे दिया, आप चेक बुक आपने कैश बुक में एंट्री नहीं की लेकिन बैंक से निकल गए, तो बैंक की स्टेटमेंट जब तक आएगी नहीं, वो बैंक की स्टेटमेंट कोई सपोज को कैशियर मंगा नहीं रहा है, और आप कैसे पता लगाएंगे उसने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए? तो इसके लिए बैंक रिकंसिलिएशन है। बैंक रिकंसिलिएशन को बनाना बहुत जरूरी है और आपको बैंक रिकंसिलिएशन अच्छी तरह से चेक करना चाहिए। इवन ऑडिटर्स जो जाते हैं वो भी बैंक करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन वो जरूर 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 करते हैं। कुछ एग्जांपल और देता हूँ। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, क्या हमें पता चलेगा? वो तो बैंक की पासबुक में क्रेडिट हो जाएगा। हमें जैसे ही पता चलेगा, जैसे हमने बैंक स्टेटमेंट मंगाई, बैंक स्टेटमेंट मंगाते हमें पता चला कि हाँ इंटरेस्ट मिला है, तो हमें क्या करना है? अपने अकाउंट में डेबिट करना है, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। वहां तो ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, हमारे यहाँ डेबिट, यानी वहां क्रेडिट तो हमारे यहाँ डेबिट, वहां डेबिट तो हमारे यहाँ क्रेडिट। वहां पे बढ़ता है बैलेंस तो क्रेडिट होता है, हमारे यहाँ बढ़ता है बैलेंस तो डेबिट होता है। अगर वहां बैलेंस घटता है तो वो डेबिट होता है, हमारे बैलेंस घटता है तो क्रेडिट होता है। यानी कैश बुक और पासबुक उल्टा होता है, डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे। अगर वहां क्रेडिट तो हमारे डेबिट, हमारे यहाँ क्रेडिट तो वहां पे डेबिट, तो इस तरह से होता है। अब ये चीज आपको हमें और एग्जांपल मैं आपको देख के बताता हूँ। एक इंटरेस्ट वाला मैंने एग्जांपल दे दिया कि इंटरेस्ट वहां पे लगा, हमें बाद में पता चला हमने इंटरेस्ट को लगा दिया। और कभी कभी क्या होता है, हमने चेक दिया, हमारा बैलेंस नहीं था उस दिन, बैलेंस कम हो गया, डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया, डिसऑनर से क्या हो गया? हमने तो अपना माइनस कर रखा है लेकिन बैंक में माइनस नहीं हुआ। अगर सपोज करो आपका ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं है, आपके पास 2,000 रुपये 10 या 1,000 रुपये से कम हो गया और बैंक चेक डिसऑनर हो गया, आपने तो कम कर रखा है लेकिन बैंक वाले ने कम नहीं किया क्योंकि चेक तो चले गए, बाउंस हो गया, हम बिल्कुल चार्जेस लग जाते हैं। और तो आपको क्या करना, दोनों चीज को रिकंसाइल करना है। अपने यहाँ तो रिवर्स बैक करेंगे, यानी कि चेक इशूड बट डिसऑनर, और प्लस जो उसने चार्जेस लगाए उसने तो अपने यहाँ पे क्या किया, अपने यहाँ डेबिट कर दिया, आपको अपने यहाँ क्रेडिट करने पड़ेंगे वो चार्जेस जो डिसऑनर होने की वजह से। ऐसे बहुत सी एंट्रीज होती हैं जो हमें आपको एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। उसमें ऐसे लिखते हैं बैलेंस एज पर कैश बुक, आपने कैश बुक में बैलेंस ये लिखा, और दूसरा बैलेंस एज पर पासबुक सबसे लास्ट में आएगा, उसमें रिकंसाइल करते हैं पासबुक में। जैसे कैश बुक में आपका बैलेंस है 1 लाख रुपए और पासबुक में आपका बैलेंस है 90,000, तो ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ये 90,000 हो गया, आपका 1 लाख पड़ा है? हो सकता है कि ऑटोमेटिक आपका ईसीएस लग गया 10,000 का, तो आपका बैलेंस, उसका बैलेंस हो गया 90,000। हमें ईसीएस की डेट भूलेगी, ईसीएस लगना था आज, तो मैसेज भी नहीं देखा हमने, कुछ भी नहीं देखा, तो बाद में पता चला कि ईसीएस लगने की वजह से उसका 10,000 माइनस हो गया। हमने तो माइनस नहीं किया, तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जब भी रिकंसिलिएशन बनाएंगे तो माइनस करना पड़ता है। वो रीजंस लिखने पड़ते हैं आपको रिकंसिलिएशन के लिए कि क्यों हमारी कैश बुक में और पासबुक में डिफरेंस है। ये रीजन आप उसमें स्टेट करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। वो रीजन स्टेट करने के बाद ही आपको एक्यूरेट फिगर जो रिकंसाइल होके आएगी, यानी कि बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक दोनों मैच करेंगे, डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 0। वो सारे रीजंस लिखेंगे कि क्या क्या आपने नहीं, दोनों में फर्क है, दोनों फर्क। मैंने कहा जैसे इंटरेस्ट मिला, यहाँ इंटरेस्ट नहीं डाला, वहां पे चार्जेस लग गए, यहाँ पे चार्जेस नहीं डाले, और वहां पे ईसीएस लगे, यहाँ पे ईसीएस नहीं लगा। ये चीजें मैंने बताई आपको। और क्या होता है, और क्या हो सकता है बताइए? और जिसकी वजह से कि बैंक बढ़ जाए, और ये अभी कभी कभी क्या होगा, किसी कस्टमर ने डायरेक्ट पैसे जमा करा दिया आपके बैंक अकाउंट में, आपको पता नहीं है, तो वहां बढ़ गया, आपके यहाँ नहीं बढ़ा, तो आपको भी यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं बैंक रिकंसिलिएशन के लिए जरूरी है। तो आपको रीजंस पता होने चाहिए किन वजह से दोनों में डिफरेंस आता है बैंक बुक और कैश बुक के अंदर। तो बैंक बुक और कैश बुक का रिकंसिलिएशन करना बहुत जरूरी है। कभी हम जैसे आपने देखा होगा कैश बुक बनाते हैं, डुअल कॉलम कैश बुक बनाते हैं, जिसमें कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है। तो बैंक कॉलम की बात कर रहा हूँ, कैश कॉलम वाले की बात नहीं कर रहा, हमें बैंक कॉलम वाले को पासबुक के साथ मैच करना पड़ता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात है और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इवन सबके लिए मैं कहूंगा कि कोई भी जॉब में जाता है, अगर कोई जॉब में जा रहा है तो हो सकता है उसे ऐसी जॉब मिले जिसमें खाली उसे रिकंसिलिएशन ही करना पड़ रहा है,
तो रिकंसिलिएशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए, यानी कि एक एक एंट्री मैच करते हैं। कभी कभी कोई मैच करने के लिए वी लुकअप लगाते हैं, अमाउंट से मैच करवाते हैं, यानी चेक नंबर से मैच करवाते हैं। तो वी लुकअप लगा के एक्सेल में एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप, उसके थ्रू कैश कर, क्योंकि मतलब थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज होती हैं। अगर कोई बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी जाते हैं तो वो रिकंसिलिएशन करना है, तो जब तक आप वी लुकअप नहीं लगाएंगे तो एक एक को अगर आप मैच करने लगे, अगर 10 अकाउंट है तो आप तो 6 महीने तक, 1 महीने का मैच करते रहेंगे तो आपको कुछ जो हमारे टूल्स होते हैं, जैसे एक्सेल के टूल्स हैं जो कि अपने आपके अकाउंट को खुद कर देते हैं, वो आपको करना पड़ता है। जैसे वी लुकअप का मैं बहुत बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, वी लुकअप का आपको उसके थ्रू कर सकते हैं। अब बैक रिकंसिलिएशन के लिए मैंने काफी कुछ बता दिया। एक हम इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ले सकते हैं। मैं अगली बार जो मैं बताऊंगा एनसीईआरटी के 5-6 क्वेश्चन है 11th क्लास के, तो वो मैं उसमें आपको खाली ओनली उसमें एनसीईआरटी की बुक होगी, उसके साइड में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि किस किस रीजन से डिफरेंस है और डिफरेंस को हमने कैसे रेक्टिफाई किया। रेक्टिफाई क्या करना है, मतलब इधर है इधर नहीं है तो इधर भी लगा देंगे। अगर इस साइड डेबिट है यानी इस साइड माइनस हुआ, इस साइड नहीं हुआ तो इस साइड भी माइनस कर देंगे। यानी जिस से उठाएंगे, सपोज फॉर हमने कैशबुक से उठाया, वहां माइनस हो रखा है, कैशबुक नहीं हो रहा तो माइनस कर देंगे। वहां प्लस हो रखा है, अगर कैशबुक प्लस नहीं हुआ तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। अगर हमने बैंक बुक से किया है, उल्टा हो गया, देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे हो गया था, यहाँ से माइनस कर देंगे बैलेंस एज पर पासबुक में से। यहाँ कुछ नहीं हुआ तो वहां से माइनस कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना। तो बैंक जो पासबुक है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कैशबुक के। अगर कैशबुक लेके चलते हैं, कैशबुक से बैंक में जो डिफरेंसेस है उसको ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो बैंक बुक के इक्वल हो जाएगा। तो डिफरेंस आपका जो होना है इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर जब तक आपका बैलेंस पे डिफरेंस 0 निकल आएगा यानी आपकी बैंक रिकंसिलिएशन होगी, और बैंक रिकंसिलिएशन हो गई तो आपका एक बहुत बड़ा जो एक काम है, एक टास्क है, वो हो जाता है। तो ये थी मैंने जो आज बात करी बैंक रिकंसिलिएशन के बारे में बात करी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर के अंदर। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। जो भी अकाउंटेंट है उसकी इसकी नॉलेज बहुत ही अच्छी तरह इसकी नॉलेज होनी चाहिए, किस किस रीजन से हमारे बैंक रिकंसिलिएशन बनता है और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मैच नहीं हो रहे हमारे कैश बुक और यानी और बैंक स्टेटमेंट लेके आते हैं और आपके जो बैलेंस होता है उस बैंक का, दोनों में फर्क होता है। तो कैसे मैच करें ये आपको मैंने बता दिया किस किस रीजन से होते हैं। मैंने मोटे मोटे रीजन आपको बता दिए, तो छोटे छोटे रीजन भी होते हैं। छोटे छोटे रीजन भी जैसे मैं छोटे रीजन और बता दूं, हमने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने करवा रखी है, ऑटोमेटेड बना रखा है, तो लाइफ इंश्योरेंस पैसे कट गए, यहाँ पता नहीं चला। ये ड्राइंग से बिजनेस के लिए तो डाल दिया बिजनेस, फिर हमें टैली करने क्या करेंगे। अगर बैलेंस एज पर कैशबुक चल रहे हैं वहां पे माइनस हो रखा है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर बैलेंस एज पर पासबुक लेके चल रहे हैं तो वहां पासबुक में यहाँ माइनस नहीं है, वहां माइनस है तो वहां से हटा देंगे। तो ये चीजें ना वहां पे वो भी ऐड बैक कर देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। इस तरह से हम बैंक रिकंसिलिएशन करेंगे। और इसके साथ मैं आपसे बोलूंगा नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं वो लेके आऊंगा जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे बैंक रिकंसिलिएशन के, और उसमें कुछ रेक्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्रीज वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा। और तब तक के लिए बाय।